नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। सबसे पहले आपका सस्पेंस खत्म कर देते हैं। आम बजट आज ही पेश होगा। बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच चुकी हैं। वित्त मंत्री राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि मुस्लिम लीग के सांसद ई अहमद के निधन की वजह से सरकार बजट को नहीं टाल रही है। संसद में ई अहमद को श्रद्धांजलि दी जाएगी, पेश होगा। और आपको बता दें कि सरकार दो पुरानी घटनाओं का हवाला दे रही है, जिसमें बजट के दिन ही सांसद के निधन के बावजूद बजट पेश किया गया था। इसी आधार पर सरकार आज बजट पेश करने जा रही है। कुछ ही देर बाद कैबिनेट की भी मोहर लग जाएगी। उसके बाद 11 बजे बजट पेश किया जाएगा संसद में। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी संसद भवन से ही जुड़े हुए हैं। संजीव, अब कोई शक व शुबा नहीं? जी बिल्कुल नहीं। जो जानकारी है उसके मुताबिक ऐसे दृष्टांत पूर्व में रहे हैं और उन्हीं दृष्टांतों को आधार बनाते हुए ये तय किया गया है कि बजट जो है वो आज पेश होगा। ओबिचुरी रेफरेंसेस यानी कि मृतात्मा के याद में जो एक शोक संदेश पढ़ा जाता है वो पढ़ा जाएगा और उसके बाद बजट की प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के बहुत सी व्यवधान थे, बहुत सी मुश्किलें थी इस बजट की तारीख को आगे बढ़ाने में, और ऐसे में तय किया सरकार ने कि बजट आज ही पेश होगा और इसके लिए उन्होंने कई राजनीतिक दलों से बात भी कर ली है। जी। और बजट को लेकर हमने एक बड़ा पैनल तैयार कर रखा है। हमारे साथ नीलांजन मुखोपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं और इनकी खासियत ये है कि इन्होंने हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बायोग्राफी भी लिखी है। हमारे साथ एसके सरकार, जाने माने अर्थशास्त्री, संजय चड्डा हमारे साथ, सुप्रीम कोर्ट के वकील, इंश्योरेंस और टैक्स मामलों पर इनकी खासी पकड़ है। हमारे साथ दुर्गेश शर्मा कृषि विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ गोपाल केडिया चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो लिहाजा टैक्स एक्सपर्ट हैं, ये भी जुड़े हुए हैं। लेकिन जो बजट को लेकर सस्पेंस बना हुआ था और सरकार दो पुरानी घटनाओं का जिक्र करते हुए ये कह रही है कि नहीं, बजट तो आज ही पेश होगा, ये टाला नहीं जाएगा। आपका कमेंट? फैसला पॉलिटिकल है। उनके असेसमेंट में इसमें पॉलिटिकल नुकसान कुछ नहीं होगा। 98 से ये प्रथा चली आ रही थी कि जब भी कोई सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो दिल्ली में निधन हो या चाहे दिल्ली के बाहर निधन हो, तो वो उस दिन स्थगित होता था। उस कन्वेंशन को तोड़ा जा रहा है। 1974 में भी एक बार हुआ था कि एक मिनिस्टर, उनकी डेथ हो गई थी, तो उस दिन सदन नहीं चला था, जिससे बाद फाइनेंस बिल एक पेश होना था जुलाई 1974 में, उसको पेश किया गया था। तो कन्वेंशन और रूल बुक में कॉन्फ्लिक्ट था कि कन्वेंशन के हिसाब से हाउस एडजर्न होता है, रूल बुक के हिसाब से कोई जरूरी नहीं था। सरकार ने फैसला किया कि रूल बुक और पास्ट प्रेसिडेंट इसका साइट करते हुए उन्होंने फैसला लिया बजट को पेश करने का। जो नीलांजन कह रहे हैं संजीव, यही आपके सूत्र भी बता रहे हैं? जी बिल्कुल, दो दृष्टांत बताए जा रहे हैं, एक 1954 का और एक 1974 का। एमबी शाह जो इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, और ऐसे में जबकि उनकी मौत के बाद भी स्थगित हुई थी हाउस, लेकिन 5 बजे शाम में फिर से रिकन्वीन कर लिया गया था। तो ऐसे में जबकि उसी दिन जो वित्तीय कार्य थे, विधायी कार्य, वो किए गए थे, तो सरकार ने ये तय किया है। और जहां तक कहा जा रहा है कि ये कन्वेंशन है, ये बिल्कुल कन्वेंशन है, लेकिन ये ऐसा कन्वेंशन था जिसमें फोर्स ऑफ लॉ था। कहने का मतलब, कभी भी कोई व्यक्ति जो कि सिटिंग मेंबर है उसकी मृत्यु होती थी तो हमेशा सदन स्थगित हो जाया करता था। लेकिन आज विशेष मौका है, बसंत पंचमी को ध्यान करके सरकार ने इस तारीख को मुकर्रर किया था और ऐसे में कोई व्यवधान आए शायद ये सरकार को मंजूर नहीं था, और ऐसे में तय यही किया गया है कि प्रक्रिया के अनुसार बजट पेश किया जाएगा। जी। और अब असल काम शुरू कर देते हैं। 1 घंटे बाद बजट पेश होगा। हम आपको बताते हैं किन बातों पर आपको ध्यान देना होगा। राहत भरी खबर कहां हो सकती है और कहां थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। कुछ ही देर में संसद में देश का बजट पेश होने वाला है। संसद भवन कॉपियां पहुंच चुकी हैं बजट की, लेकिन उससे पहले बजट की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दूं। वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे में आखिर कौन कौन सी सौगातें हैं, एक एक करके मैं आपको सब बताने वाला हूं। सेंसेक्स की तस्वीर दिखा रहा हूं। 5 अंकों की मामूली सी बढ़त सेंसेक्स में। निफ्टी मतलब आधा पॉइंट मैं कहूं ऊपर है, अब बल्कि थोड़ा सा नीचे आ गया है। आपको बता देते हैं 10 बड़ी खबरें जिन पर आपकी निगाहें होंगी। सबसे पहले बात इनकम टैक्स की। हर आदमी आमो खास इनकम टैक्स में कुछ न कुछ रियायत की दरकार लगाए बैठा है, उम्मीद लगाए बैठा है। और बजट में
आयकर में छूट का ऐलान हो सकता है। 3 लाख या फिर 4 लाख तक की सालाना आय में इनकम टैक्स के दायरे से इसे बाहर किया जा सकता है। अभी मौजूदा ये 2.5 लाख रुपए है। ये पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आयकर में कुछ छूट मिल सकती है या नहीं। दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अभी आपके स्क्रीन पर आने वाली है, वो है बजट की दूसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान संभव है। यह वैसे यूनिवर्सल नहीं होगी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इसमें गरीबों को टारगेट किया जाएगा, सीधे जनधन खाते में कैश नगद ट्रांसफर हो जाएगा। ये 500 होता है, 1000 होता है, 1500 होता है। इस पर सरकार विचार कर रही है। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह बजट में इसका जिक्र हो सकता है। तो गरीबों को हर महीने एक तय रकम सीधे उनके जनधन खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। मैं अपने मेहमानों का परिचय आपको करा चुका हूं। एक बड़ी बात, मैं बहुत छोटे छोटे कमेंट्स आपसे चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि सरल भाषा में आप मेरे दर्शकों को समझाएं। दरअसल जब भी अर्थशास्त्र की बात होती है, इकोनॉमिक्स की बात होती है, भारी भरकम शब्दों का बड़ा इस्तेमाल होने लगता है। जो आम आदमी के सरोकार है उनसे जुड़ी हुई हम बातें करें तो शायद बेहतर होगा। आम आदमी क्या उम्मीद लगाए निलंजन दा इस बजट से? ये बजट पहली दफा 1 फरवरी को पेश हो रहा है। पहली दफा रेल बजट अलग से पेश नहीं हो रहा है। रेल बजट और आम बजट जोड़कर पेश किए जा रहे हैं। आम आदमी का बटुआ बिल्कुल खाली हो गया था नवंबर 8 को। अब उसको भरना है अलग अलग तरीके से। वो सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती है। ये बजट जितना आर्थिक है उतना ही राजनीतिक होगा। तो आम आदमी की जेब को तरह तरह से भरना और कैसे सरकार भरती है उसको सबसे पहले आम आदमी देखेगा। और ये मेक और ब्रेक बजट भी है सरकार साहब, क्योंकि चौथा बजट है ये। अगले साल फिस्कल डिसिप्लिन पर तवज्जो देनी होगी। यही साल है, जितनी भी सौगात, रेवड़ियां, राहत, शब्द आप कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, यही मौका है। ये आप कह सकते हैं कि ये बिग बैंग बजट है, लास्ट बिग बैंग बजट है, क्योंकि अगले साल तो शायद वो इतने कोई बड़े रिफॉर्म्स तो नहीं आ पाएंगे। एक चीज मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा एक आप उसको वार्निंग कह लीजिए या जो भी, उनको ये समझाना चाहूंगा कि बजट में जो बारीकियां हैं वो आज हमें पता नहीं चलेंगी। हमें जो है सिर्फ हेडलाइंस जो है वो आज हमारे सामने। बड़ी हेडलाइन बताइए ना मेरे दर्शक को, उसको नहीं ये बड़ी हेडलाइंस जैसे आपने कहा कि 2.5 लाख से 3 लाख की उम्मीद है, वो जरूर उम्मीद है। 4 लाख तक ये उम्मीद का लड्डू हमेशा मन में फूटता रहता है, मिलता कुछ नहीं है। ये तो खैर साहब हमेशा ही चलेगा जब तक सुनहरा कल आपको मैं नहीं दिखाऊंगा तो आप मेरे को क्यों पूछेंगे। तो इसलिए वो तो चलता ही रहेगा। 4 लाख तक की भी उम्मीद है। बाकी जो है, जो ऊपर का जो आपका स्लैब है वो शायद ऊपर और ऊपर चला जाए। 10 लाख पे जो आप 30% का स्लैब शुरू हो जाता है वो उसको शायद और बढ़ाया जाए। संजय, डायरेक्ट टैक्सेस में जैसा कि सरकार साहब बता रहे थे, मेरा मानना ऐसा है कि एक कदम ये जरूर उठना चाहिए कि टैक्स बेस को ब्रॉड करना चाहिए। ये तो है डायरेक्ट टैक्सेस की जहां तक बात है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि सरकार ने कदम उठा लिए हैं जीएसटी की तरफ, और जीएसटी बिल्कुल हमारे सामने है और उसको लेना है। जैसा कि अभी सर्विस टैक्स में इजाफा, सर्विस टैक्स में इजाफा ये हमारे लिए बुरी खबर है। ये एक बुरी खबर है, और ये इजाफा 2 से 3% तक का हो सकता है। सर्विस टैक्स का एम्बिट जिस तरीके से सरकार ने बढ़ाया है पिछले मेरा ख्याल है 1 दशक में, वो अपने आप में शुरू बहुत छोटी छोटी कुछ चीजों से शुरू हुआ, और अब अगर आप देखें, एक आप टेलीफोन करते हैं तो भी आप सर्विस टैक्स दे रहे हैं। कोई भी एक्टिविटी, यहां तक कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए की फीस हो गई, लॉयर की फीस हो गई, किसी भी चीज, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी डीलर को आप अगर कुछ देते हैं तो उसमें भी, तो सर्विस टैक्स का नेट एक तो बहुत बड़ा है। और अगर ये 3% का इजाफा इसमें कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको जरूर, और ये जीएसटी के लिए तैयारी करना भी पड़ेगा। मेरे दुर्गेश, किसानों की अगर हम बात करें, क्योंकि आप कृषि विशेषज्ञ हैं, और कृषि उत्पाद दर जो है वो 1.9% से बढ़कर वो 4.1% हो गई है, बल्कि 1.2% से 4.1%। इतना जबरदस्त उछाल, ये उछाल तो दे रहा है किसान, पर किसान को कब
सर आंखों पर बिठाएगी सरकार, वो भी तो उम्मीद लगाए बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इस बार मानसून को कहना चाहेंगे, मानसून की वजह से काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई जो 4.1% की आई है। लेकिन जैसे पिछली बार भी बजट में काफी ज्यादा एलोकेशन रखा गया था बजट के लिए, किसान एग्रीकल्चर क्षेत्र के लिए, और था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे। तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है या वहां पे हम कहां पहुंच रहे हैं वो देखना होगा। दूसरा कारण जो विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन का सबसे बड़ा जो हिट था वो किसान ही थे। उनके पास में पैसे नहीं थे, किसान वहां बैंक्स में जाते थे, वहां भी एटीएम्स में भी नहीं थे। और जिस समय उनको खास करके नवंबर का ही सीजन होता है रबी की बुआई के लिए, बीज खरीदने के लिए, उर्वरक के लिए भी, तब उनको सबसे ज्यादा समस्या थी। तो उसके बाद में भी जो अभी कृषि मंत्रालय ने जो फिगर्स दिए हैं कि काफी एरिया बढ़ा है, तो वो कैसे कंपनसेट। अभी हम सुनते हैं नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं बजट से पहले, सुनिए। तर्सकोळे यादव स्काइप लो जल्दी, स्काइप लो। सबको तो डिसिप्लिन आप लोग सिखाते हैं लेकिन आप ही नहीं फॉलो। नहीं आ रहा विजय, तार छोड़ो। सर एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। एक सेकंड सर, विजय तार छोड़ो। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये हमारे का निधन हो गया। नहीं मैं सुने नहीं। मैंने कहा एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है आज की तारीख में। चुप रहोगे। अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, ये अहमद जी का निधन हो चुका है। बजट आज पेश होना है, कांग्रेस पार्टी की क्या राय है, बजट पेश होना चाहिए या नहीं? देखिए हमारे राय में और बहुत से केरला के एमपीज, जेडीयू के नेता देवेगौड़ा और दूसरे पार्टी के नेताओं से भी मैंने पूछा कि सभी का कहना ये है और हमारा कहना भी ये है कि इसको बजट को वो एक दिन पोस्टपोन करे। और क्योंकि एक सीनियर मोस्ट लीडर है और वो भी राष्ट्रपति का अभिभाषण जब हो रहा था तो उस वक्त एक घटना हो गई है, हाउस में ही कोलैप्स हुआ है और उनकी बॉडी भी यहाँ है। अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी एक गलती हम कर रहे हैं। आज तक जो प्रेसिडेंट्स है कि जो भी सिटिंग मेंबर हैं, जब उनके बारे में इत्तला मिलती है तो हाउस तत्पर अर्जन होता है, तो वो कर सकते हैं। और ये बजट क्या इनएविटेबल नहीं है। चलिए 31 मार्च है, करना ही जरूरी है, ये तो अपने हिसाब से उन्होंने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक दिन अगर आगे भी डाले तो इसमें कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला नहीं है और इससे कोई ये होने वाला नहीं है। तो मल्लिकार्जुन खड़गे नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के कांग्रेस के हैं और ऐतराज जाहिर करते हुए कि एक सांसद का निधन हो जाता है, एक दिन टाला क्यों नहीं गया बजट प्रेसिडेंट्स का हवाला देते हुए। लेकिन खबर यह है कि सरकार आज ही, वित्त मंत्री अरुण जेटली आज ही 11 बजे बजट पेश करने वाले हैं। और अभी हम बैंकों का भी जिक्र कर रहे थे, मेरे साथ एक और खास मेहमान मीरा सान्याल, सीईओ और चेयरमैन रह चुकी हैं रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड की, स्काइप के जरिए कनाडा से मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से भी जुड़ी हुई हैं मीरा सान्याल। मीरा, मुझे ये बताइए कि बैंकों का ये नोटबंदी के बाद बैंकों के पास तो पैसा तो आ गया है ना, रिकैपिटलाइज हो गए हैं बैंक्स, तो बैंकिंग सेक्टर क्या उम्मीद लगाए बैठेगा इस बजट से? और बैंकों से मैं क्या उम्मीद लगाऊं? मुझे कम ब्याज पर लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, या मेरी सेविंग्स पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी इंपैक्ट हो जाएंगे? देखिए, मैं पहले ये कहना चाहती हूँ, तो मैं कनाडा में नहीं हूँ, मैं यहीं पर इस हमारे अपने देश में ही हूँ। अच्छा, ये मुझे बताया गया कि कनाडा में बैठी हैं आप। नहीं, मैं दिल्ली में ही हूँ, लेकिन मैं यहीं पर हूँ, अपने ही देश में हूँ। हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि बैंकों में बहुत सारा पैसा गया है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन इससे बैंक्स कैपिटलाइज नहीं हुआ है। ये जो धन, जो पैसे जो बैंकों में है, ये आपका पैसा है, ये मेरा पैसा है। मुझे निकालने तो नहीं दे रहे हैं ना सरकार वाले, तभी तो मैं कह रहा हूँ रिकैपिटलाइज हो गए दरअसल।
नहीं भैया, जो है डिपॉजिट अलग चीज होती है और कैपिटल अलग चीज होती है। हाँ। और ये सरकार अभी उम्मीद है कि इस बजट में ये वाकई बैंकों को रिकैपिटलाइज करेगी, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे 7 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं जो बाजिल 2 जो कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म है 8.5% का, उससे कम है, और एक बैंक ऐसा है जो 8% से भी कम है। और इससे जो बैंक का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो बहुत पुअर है। तो डिपॉजिटर को ये फिर शंका हो सकती है कि क्या हमारे पैसे इस बैंक में सेफ है या नहीं। तो सरकार जो मेजर स्टेक होल्डर है इस बजट में ये अनिवार्य है कि ये वो हमें बताएं कि ये बैंक्स को रिकैपिटलाइज कैसे करेंगे। अब रही बात जो आपने कहा इंटरेस्ट रेट की, ये जो है इंटरेस्ट रेट जब होता है ये तो मॉनेटरी पॉलिसी की बात है और दूसरा डिमांड और सप्लाई की बात है। अब ये तो हमने देख लिया है कि स्टेट लोन्स पर रेट घटाया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास एक छोटा कारोबार है, आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो बैंक 2 चीज देखती है कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है, आपका डिमांड क्या है, आपका सेल्स क्या है। और नोटबंदी के बाद जो हुआ है कि सारे के सारे जो बिजनेस है पूरे देश में ठप हो गए हैं, पूरा जो सेल्स है नीचे आ गया है। तो बैंक जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बैड डेट हैं, बहुत सारे एनपी हैं, वो बहुत गंभीरता से इस बात को देखेंगी, ये देखेंगी कि आपका क्रेडिट क्वालिटी क्या है, क्या हम किस रेट पर आपको लोन दे सकते हैं या नहीं। और मेरे साथ ललित कनोडिया डेटा मैट्रिक्स के वो भी जुड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ केवीएल मित्तल भी हैं और रेलवे बोर्ड से इनका संबंध रहा है। मित्तल साहब, हम बाकी बातों करते रह जाएं, रेल को भूल जाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। इस बार तो अलग से रेल बजट भी नहीं आ रहा है। अब प्रभु के सहारे नहीं रेल, अब जेटली के सहारे चल रही है, तो वो सहारा कितना होगा। मेरा सफर आरामदेह होगा नहीं होगा। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि रेल बजट अलग होने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि नहीं, अलग काम तो जुड़ गया ना, मतलब सॉरी रेल बजट को हमें जनरल बजट के साथ मर्ज करने का सबसे बड़ा फायदा ये होना चाहिए, जहां तक कि मैं हमें समझता हूं, कि जो हमारी हमें सर्विसेज थी जो कि हम बिलो पार और बिलो कॉस्ट सेल कर रहे थे, हमें से फॉर एग्जाम्पल पर्टिकुलरली हमें पैसेंजर सेगमेंट, इवन इस साल भी उम्मीद है कि करीबन 33,000 करोड़ के आसपास उसमें लॉस होने की उम्मीद है। तो वो कम से कम हमें जनरल बजट में होने से वो एक पॉपुलिस्ट मेजर ना हमें लेकर के वो उसको एट कॉस्ट टुवर्ड्स कॉस्ट लाने की कोशिश होगी, मे नॉट बी इन दिस बजट, धीरे धीरे। तो उससे एक तो रेलवे की हेल्थ जो है वो ठीक होगी, जब उसकी फाइनेंशियल हेल्थ ठीक होगी तो मतलब लोक लुभावन रेल बजट की अब जरूरत नहीं है, दरकार नहीं है कि भाई इतनी ट्रेनें चलाओ। वो बिहार का रेल मंत्री होता तो बिहार रेल दौड़ने लगती थी, बंगाल का कोई मंत्री वो बना जो तो बंगाल दौड़ने लगती को नर्चर करते थे वो अब चीज नहीं होगी, वो चीज नहीं होगी। ये रेल की सेहत के लिए बेहतर होगा। केडिया साहब बने हुए हैं, केडिया साहब से मैं सवाल पूछूंगा, और ललित कनोडिया भी हैं, उनका टेक क्या है एक बड़ी चीज जिसकी वो उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से। ब्रेक के बाद